बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर पीटीआई के कुछ लोग कैद में हैं जिन्होंने एक ख़त लिखा है। उसके मंदरजात आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन उसका जो मरकज़ी मौजू है वो ये है कि जो मुज़ाकरात किए जाए। और जिन लोगों ने ये प्रेस रिलीज़ है, ख़त कहना शायद ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मियाँ महमूदुर रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और बाकी लोग उसके अंदर शामिल हैं। उस ख़त के जो कंटेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मियाँ वहीद अहमद साहब, सदर हैं मुस्लिम वक़ाफ़ के, खालिद मंसूर आफरीदी साहब और रिजवान अशरफ साहब। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मियाँ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़त का जो पहला लफ्ज़ है वो बहुत अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बहरान है। आप क्या उस बहरान को आइडेंटिफाई करेंगे? ख़त के अंदर तो उस बहरान के हवाले से आगे जाके कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि मुल्क के हालात तो बहुत ठीक जा रहे हैं, माशी सूरत हाल ख़राब थी, उस हवाले से हमने आलमी इदारों को मुतमईन कर लिया, हमारे कर्ज़े रीशेड्यूल हो गए, हमारे जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं वो ऊपर चले गए हैं, हमारी फ़ौज का, हमारे लोगों का मोरल बुलंद है और इकनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं। तो हालात किसके ख़राब है? क्या पीटीआई का अपनी तरफ इशारा है कि उसके अपने हालात इस वक्त ख़राब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, ये बात मेरा ख्याल है कि पार्टी को बहुत पहले से शायद इस पे गौर करना चाहिए था, और ये खान साहब को जो है वो अपने बाकी लोगों को, और ये देखें कि ये वाहिद पार्टी है जो अपने इक़्तिदार के अंदर भी जिन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को थका के रखा है और कभी भी उनको जो है ना आराम से बैठना ही नहीं दिया। रोज़ कोई ना कोई इस तरह का प्रोग्राम उनका रहा है, और वो तो उस वक्त भी अपनी अपोजिशन भी खुद ही कर रहे थे, हुकूमत कम लग रही थी। तो आज मुझे ये बताएं कि जो हालात हैं उनका जो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ इशारा है, और जो उसके बाद अभी जो अदालतों से जो फैसले आए हैं उसके बाद जो सूरत हाल चेंज हो रही है, उनको नज़र आ रहा है कि जिस तरह से, और फिर एक पाकिस्तान का अभी जिस तरीके के साथ जो 4 दिन की हमारी जंग रही, उसके बाद जो एक यहाँ पे फ़ौज पे और हुकूमत पे जो आवाम का एक बदएतमादी थी, उसमें भी आप देखें कि अब वो हालात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सियासत का जो असल मामला है वो है रास्ते निकालने का काम है, मकालमे का नाम है सियासत। और अगर आप हम लोग इसमें वो इस तरफ नहीं आते और इसी तरह अपनी ज़िद पे अड़े रहें, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर नहीं है। और दूसरी बात ही जो आपने कहा कि यहाँ पे सब अशारिये बेहतर जा रहे हैं, सारे हालात बेहतर हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको जो अभी पेट्रोल की कीमत और उसके बाद टैक्सेस आपका जो अभी आया सारा कुछ, उसके बाद समझ आ जानी चाहिए कि सब बेहतर नहीं है। बजट के अंदर ये कुछ होता है, इसलिए कि ये चीज़ें जो है ना अभी, और उसमें जो आपको थोड़ी बहुत दुनिया के अंदर जो पजीराई मिल रही है, उसके पीछे बात कुछ और है। वो बात जो है ना वो अमेरिका, इसराइल अपने जो, या यूरोप जो है ना वो अपने मफादात के लिए जो आपको थोड़ी बहुत इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े काम हैं। और वो मेरा ख्याल है कि आगे चल के आप भी बात करेंगे कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ के बयान आपके सामने हैं जो इस वक्त के हैं ताज़ा तरीन। ठीक। खालिद साहब, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जी ये प्रेस रिलीज हमें मिल गई है, मगर इसके जो कंटेंट्स हैं, इसके जो मंदरजात हैं, वो जो बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है उससे मुतसादिम है। क्या लगता है कि अब ये इसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ेगी? इस ख़त के जो ख्वाहिश की गई है उसके ऊपर अमल होगा? ख्वाहिश तो पीटीआई की तरफ से है। पिछले साल भी आपको याद है कि यही हम डिस्कस कर रहे थे कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ थे, और हमने कंक्लूड ही किया था कि ये हुकूमत टाइम बाय कर रही है। आप देखें ना, अगर ये मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं और इस कंसेंसस की तरफ जाते हैं कि पीटीआई का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उनका तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुल्क ग्रो कर जाए या इकोनॉमी ग्रो कर जाए। अभी की पोजीशन जब हुकूमत होंगे फिर तो लाजमी उनकी ये ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन एज अ पोजीशन तो वो ये नहीं चाहेंगे ना कि ये ग्रोथ होगी तो हुकूमत को क्रेडिट जाएगी ना, और वो तो ये नहीं चाहेंगे कि इस हुकूमत को आवाम के नज़रों में क्रेडिट जाए और उनका कोई वोट गेन आ जाए। तो हुकूमत तो ये चाहेगी कि ये मुज़ाकरात सामने करेंगे, लेकिन ऐसे मुज़ाकरात होंगे कि वो उसको नतीजा खेज़ ना हो, क्योंकि अगर वो नतीजा खेज़ साबित होती है और इमरान खान साहब की कल रिहाई होती है इन मुज़ाकरात के नतीजे में, कंसेंसस में, तो वो तो फिर दोबारा जल्द से जुलूस शुरू हो जाएंगे। और हुकूमत जिस तरह बिल्कुल साबुन पे बैठी है कि इनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है, मतलब सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। अलहदा पार्टी की अगर हम बात करें, दोनों की अलहदा अलहदा, तो
वो तो फिर मसाइल का शिकार हो जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा। और फिर दूसरा सबसे बड़ी अहम आंसर है, जब भी पीटीआई मुज़ाकरात शुरू करती है चाहे जिस हवाले से पे, तो एक हफ्ता 2 हफ्ते महीने चलती है, फिर पीछे से खान साहब का एक ट्वीट आ जाता है और वो एक ट्वीट सारी मुज़ाकरात को डीरेल कर देता है। अब आप देखेंगे कि ये खामोशी होगी इस मुज़ाकरात, लेकिन कुछ दिनों बाद एक ट्वीट आएगा और वो ट्वीट सीधा जाके एस्टेब्लिशमेंट को हिट करेगा और उसकी वजह से तमाम मुज़ाकरात डीरेल हो जाते हैं। तो इस मुज़ाकरात का हुकूमत से ज्यादा दुश्मन पीटीआई खुद है मेरे लिहाज से। बिल्कुल सही। रिजवान साहब, इस प्रेस रिलीज के अंदर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से बात नहीं की गई। हम देखते हैं कि इस वक्त जितनी पीटीआई है उसकी सारी कोशिशें इस बात के ऊपर सर्फ हो रही हैं कि बानी पीटीआई किसी तरह से बाहर आ जाए। तो एक बुनियादी जो मुद्दा है, मुतालिबा है पीटीआई का, वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। या आप समझते हैं कि बाद में जब मुज़ाकरात डेवलपमेंट उसमें कोई आएगी तो ये नुक्ता उसके अंदर शामिल हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी चंद दिन पहले ही बानी पीटीआई ने यह कहा है कि हम सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुक़्तदरा के साथ मुज़ाकरात करेंगे, जबकि इसके अंदर तो ये बात की गई है कि जी मुज़ाकरात जो है वो सियासी लोगों से शुरू किए जाए। बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, ये जो ख़त के हवाले से बात हो रही है, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात जो इसके अंदर बड़ी अहम है वो ये कि जब भी पीटीआई या इमरान खान की जानिब से कॉल आती है एहतजाज की, तहरीक की, प्रोटेस्ट की कॉल आती है, और जब भी उनकी जानिब से कोई लॉन्ग मार्च की, धरने की बात होती है और बाहर निकलने के लिए, सड़कों पर आने के लिए बात होती है, तो ये इस किस्म का माहौल बनाया जाता है। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। जब भी पास्ट आप उठा के देख लें, तारीख आप उठा के देख लें, जब भी इमरान खान ने कोई इस तरह की बाहर आने की बात की, सड़कों पर आने की बात की, तो इस तरह ये माहौल बना के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए पीटीआई को या इमरान खान को कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई है, पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, बगावत हो गई है, गद्दारी हो गई है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, उधर की गवर्नमेंट निकल गई, इधर फारग हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत यह है कि जब भी कॉल आती है तो उस कॉल को, उसके असर को कम करने के लिए ये पूरा एक माहौल बनाया जाता है। यह है पहली बात। दूसरी बात, जो आप रिहाई की बात कर रहे हैं इमरान खान की, ये इमरान खान ने आज तक कभी भी इस बात को मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया कि वो अपनी जात के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जात की खातिर वो कुछ कर रहे हैं। अभी कल उनकी जो मुलाकात हुई इमरान खान की 2 बहनों की, उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान ने अपनी कोई जाती बात नहीं की, इमरान खान ने अपनी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और इमरान खान ने कहा कि मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं रहने के लिए तैयार। तो इमरान खान तो रिहाई की बात ही नहीं कर रहा। ये तो बिल्कुल ही आप इसको कह लें कि ये नुक्ता है ही नहीं कि ये इमरान खान की रिहाई की असल है। ये बात, इस बात के अंदर कितना दम है कि जी वो कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूं। कोई भी इंसान ये कैसे तसव्वुर कर सकता है या वो पसंद कर सकता है कि वो जेल के अंदर रहे, और एक ऐसी जेल जिससे मिलने वाला भी कुछ नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो खत लिखने का अमल है या जो प्रेस रिलीज है, उससे जाहिर होता है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात है। क़यादत कुछ और सोच रही है, बाकी जो लोग हैं वो भी बटे हुए हैं, किसी की सोच कुछ है, किसी की सोच कुछ है। जैसे ही बैरिस्टर गोह को वो लेटर मिलता है या वो रसीद मिलती है, वो कहते हैं कि जी हम इसके मदरजात से मुत्तफिक नहीं है। तो फिर ये इन चारों की सोच है जिन्होंने वो ख़त लिखा है, बाकी तो पार्टी इससे मुत्तफिक नहीं है। मेरा ख्याल है कि खान साहब को बखूबी पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान जो है ना वो पीटीआई, और सारा कुछ जो है ना उनको पता है कि वो रिहाई की बात करे ना करे, उनका वर्कर और किसी की, ये जो 5 लोग हैं जिनमें उमर चीमा है, जिनमें एजाज चौधरी है, जिसमें शाहमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, ये सारे लोगों ने जिन्होंने खत लिखा है, मुझे ये बताएं कि कभी आपने पीटीआई के किसी वर्कर से, पीटीआई के किसी और बंदे से इनका नाम भी सुना हो, कभी इनकी रिहाई की बात की हो, बाकी लोगों की बात की हो? ये इमरान खान को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि
तमाम पार्टीज में, खास तौर पर और यहाँ पे खास तौर पे आज तक ना तो कोई तंजीम है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी कि वो जो अगर एक बंदा जेल में भी है तो वो पीछे जो है ना मुज़ाकरात कर ले, उसके पास इख्तियारात हो और वो कोई बात करे। जैसे अभी भाई ने बताया, अफरीदी साहब ने, कि यहाँ अभी बात होती है, वो बात थोड़ी सी चलने लगती है तो एक ट्वीट आ जाता है, तो वो उसके बाद वो सारा जो है ना, वो सारी की सारी जो है ना प्रोग्राम जो है ना वो सारा उनका ख़त्म हो जाता है। मसला ये है कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि पूरे लोग जितने भी हैं वो सिर्फ मेरी बात करते हैं, उन्हीं की रिहाई की बात होती है। तो यहाँ आज बेहद ज़रूरी है जो इन लोगों ने, आप देखें कि ये सारे के सारे तजर्बाकार सियासतदान हैं। खान साहब के मामले में हमेशा बात करते हैं और पीटीआई का वर्कर भी ये बात करता है कि यार वो सियासतदान नहीं है। अच्छा, वो सियासतदान नहीं है तो भाई ये सियासत के इस बड़े अमल के अंदर जो इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है उसके लिए हमें तो सियासतदान की ज़रूरत है। और आज अगर जिनसे आप बात बार बार करते हैं कि हमने उनसे बात करनी है, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं कि अगर आपने उन्हीं से बात करनी है? जमहूरियत के लिए अगर आपको बात करना है तो फिर आपको जमहूरी कुव्वतों से बात करना होगी। अगर आपने उनके खिलाफ बात करनी है तो उसके लिए भी आप जब तक सारे मिलकर नहीं बैठते, तमाम जमहूरी कुव्वतें नहीं बैठती, आप उनके रोल को कम नहीं कर सकते, आप उनके रोल को बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप भी उन्हीं से मांग रहे हैं और उन्हीं को मान रहे हैं और वहीं सजदा रेज़ा यहां बाकी है। सही खालिद साहब, ये इस खत लिखने से पहले ये जो कोट लखपत जेल के अंदर पीटीआई के कुछ लोग मुक़य्यद हैं, इनका नाम हम बहुत कम सुनते थे मीडिया के ऊपर। अब खत लिखा है तो ज़ाहिर है उसका चर्चा हो रहा है, उस हवाले से बात हो रही है। उस खत की एक बड़ी दिलचस्प जो शर्त रखी है, उन्होंने ये कहा कि जब मुज़ाकराती अमल शुरू हो तो हमें उसके अंदर शामिल किया जाए। तो उन्हें लगता है कि अगर हम उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे तो हम जिस तरह से हम चाहते हैं कि पीटीआई के सियासी हालात जाएं, शायद फिर वो वैसा ना हो और हमारी जो जेल के अंदर जो दौरानिया है ये बढ़ता जाएगा। क्या फ़िक्र है उनको कि हमें अगर हम शामिल ना हुए तो फिर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा इस खत लिखने का? जी हाँ, आपने सही कहा। और उनका जो रिजर्वेशन कह लें या उनको जो खदशा है वो भी अपनी जगह पे है। आप पीटीआई की जो सियासत देख लें या इनकी गवर्नेंस देख लें तो वो तकरीबन ग्रुपों में बढ़ चुकी है। केपी में आप हमारी तरफ आ जाएं तो आपको वहाँ पे 3-4 बड़े ग्रुप वाज़ेह अंदाज में नज़र आते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। जो सूबाई सदर को तो चीफ मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन हैं वहाँ के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कल कह दिया जुनैद साहब को, जो कि सूबाई सदर है पीटीआई के, कि आप अपने घर चले जाएं और बैठ जाएं और आपको सियासत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आप देखें कि किस नौइयत की ग्रुपिंग हो चुकी है। तो अब जो जेलों में है इनको अब पता लग रहा है वक्त के साथ कि ये जो जितने भी मार्चेस हो गए या जो भी हो गया, ये आवाम को दिखाने के लिए या पीटीआई कारकुन को मोटिवेट करने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना इमरान खान साहब ने छूटना है ना इन्होंने छूटना है। इन्होंने ये समझा कि हम खुद अपनी फ़िक्र करें और अपनी तरफ से ख़ुद ख़त लिख के डालें। अगर ये गंडापुर साहब से मशावरत करते या पोजीशन लीडर जो हैं, जो गौर अयूब साहब, जो उमर अयूब साहब, उनसे करते या बाकी पार्टी लीडरशिप से, तो ना मुज़ाकरात होने थे ना आगे बात छड़नी थी। तो उनका तो जो उनकी अक्लमंदी है कि उन्होंने अपने आप को सिंक रखा ताकि इनको सेफ एग्जिट दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जेल में आप कुछ महीने 1 साल तो रह सकते हैं, लेकिन जो तवील मुद्दती जेल होती है वो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है रिजवान साहब, एक और शिक है इस खत की, उसमें कहा गया है कि चूंकि हम मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं, हम पहलकारी करने जा रहे हैं, तो हमें मतऊन ना किया जाए, मतलब हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए। यहाँ उन्हें क्या फ़िक्र है? क्या उनका वो जो बयानिया है वो उनके सामने आता है, उनको तंग करता है? जाहिर है कि टेलीविज़न का दौरा है, डिजिटल मीडिया है, उनके क्लिप्स निकाल के उनको उन्हीं को सुनवाए जाते हैं जब वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इस बात की तरफ उनका इशारा है कि चूंकि हम मुज़ाकरात की फिर दावत दे रहे हैं तो हमें इस हवाले से ताने ना दिए जाए। शेख साहब, बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात होने हैं, डायलॉग होना है, टेबल टॉक होनी है, नेगोशिएट करना है, कुछ भी करना है, आप उसको कोई भी नाम दे दें, वो आखिरकार अल्टीमेटली होगा इमरान खान के साथ, वो किसी और के साथ नहीं होगा। वो इमरान खान के साथ ही होगा, इमरान खान से शुरू होगा, इमरान खान के ऊपर ख़त्म होगा। ये पार्टी का फैसला है और पार्टी इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ है कि आज भी उनकी जो पार्लिमानी जो कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है वहाँ पर इस्लामाबाद में। इस वक्त उसके बारे में बड़ी खबरें चलाई जा रही हैं, बड़ी खबरें फैलाई जा रही हैं कि अंदर लड़ाई हो गई है, अंदर एक दूसरे के ऊपर इन्होंने
जो जाती हमले कर दिए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि क्योंकि आज इमरान खान कॉल दे चुका है तहरीक की 10 मुहर्रम के बाद, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल और ये तमाम चीज़ें, इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, आपस में टूट फूट, ये सारा कुछ बयान किया जा रहा है। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखें ये जो बात हो रही है कि उनको अपनी फिक्र पड़ गई है, बाहर आना चाहते हैं, वो जेल से तंग आ गया है। राना सनाउल्लाह ने भी रिकॉर्ड के ऊपर ये बात की है कि इमरान खान और बाकी लोगों ने जिस तरीके से जेल काटी है, ये मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। ये राना सनाउल्लाह जैसा आदमी ये बात कर रहा है कि मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था कि इमरान खान इस तरह की जेल काट सकता है। 10 में से 10 नंबर उसने दिए। तो आज इन तमाम लोगों का बाहर आना 2 मिनटों की बात है, अपनी वो स्टेटमेंट दे जो उनकी ख्वाहिश होती है ताकतवरों की, वो उनके सामने रखे और उसके बाद 2 मिनटों में बाहर आना कोई मसला नहीं है। असल जद्दोजहद है जी। एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, वो उसका मकसद क्या होगा? फिर उसका मकसद यही होगा कि बानी पीटीआई को किसी तरह से रिहा किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो एहतजाजी तहरीकें चलाई गई या उनका ऐलान किया गया, असल में उसका तो एहतजाज जो है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा एक एहतजाजी तहरीक के अंदर। उनके पास ना वो अवामिल है, ना उसके पास वो होमवर्क है, ना वो स्ट्रेटजी है। तो अब ये जो एहतजाज होने जा रहा है कि जी मुहर्रम के बाद, इवन देखिए नेचर हॉस्टाइल है इस हवाले से कि मौसम कितना गर्म है, तो कौन सा एहतजाज होगा इस तरह के मौसम के अंदर? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर सिवाय केपी के आपको कहीं से भी एहतजाज की कोई बात नज़र नहीं आएगी। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है, सिंध से भी नहीं है, बलूचिस्तान से भी नहीं है। केपी में भी अभी देखेंगे जो इस वक्त हालात हुए हैं, अभी जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद की जो सीटों का वहाँ तनासब बना और उसके बाद जो है इख्तलाफात हैं गंडापुर साहब के और अलीमा खान साहबा के, वो आपके सामने हैं, और वहाँ के सदर के, वो सारी बातें आपके सामने हैं। वहाँ पे तो जो है ना इस वक्त तो फारवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, वहाँ पे तो जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर ये सियासी चाहते हैं कोई इसका हल वाकई पार्टी को बचाना, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अपनी ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पार्टियाँ बड़ी मुश्किल से बनती हैं और पार्टियों को इस तरह से ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। एक जद्दोजहद है, कुछ एक पूरी एक इनके पीछे पाकिस्तान की आवाम है, तो इसको रहना चाहिए। और जो इन लोगों ने जो ख़त में जो बात की है, जो ये जिस तरह से ये चाह रहे हैं, अगर पार्टी को बचाना है और अगर इन्होंने सियासी हल चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि इसी तरफ आएँ, मुज़ाकरात करें और वो अपनी जगह जो है ना, अपनी स्पेस जो है ना वो बनाए वहाँ पे, और ये ना जगह ना छोड़ें, क्योंकि ये आज तक यही होता रहा है कि ये सारी की सारी पार्टियाँ आप देखेंगे जिस तरफ इनका इशारा होता है, जिनसे ये ले रहे हैं, तो क्या इनमें से कौन है जो जिसने जेलें नहीं काटी? कौन है जिनकी फैमिलीज ने ये सौकतें बर्दाश्त नहीं की? आज भी अगर इनको नहीं समझ आ रही, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरानगी की बात है। इनको चाहिए कि आपस में मिलके, ये सियासी कुव्वतें मिलके अपनी जगह बनाएं, और फिर जो सियासत इनसे पहले जिन लोगों ने की है वो कैसे वापस आए हैं। एक ब्रेक और उसके बाद डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए। टुडे खबर सबसे पहले। सोना यूरिया जिंक कोटेड होगा हर काश्तकार का यकीन, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक की यकसा तकसीम और इजाफी ताकत की बेमिसाल कारकर्दगी से मिले भरपूर झाड़ और बेहतरीन पैदावार। सोना यूरिया जिंक कोटेड, यकीन से है कामयाबी। गाड़ी चलाते वक्त अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखना इंतहाई जरूरी है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऊंची आवाज में गाने सुनना, खाना खाने और मल्टीटास्किंग से परहेज करें। अपने सफर की पहले से मंसूबाबंदी कर लें ताकि तवज्जो बरकरार रहे। लंबे सफर के दौरान बाकायदगी से वक्फा लें ताकि ताज़ा दम रहें। मुसलसल गाड़ी चलाने से दिमाग और जिस्म में थकावट पैदा हो सकती है। सड़क पर मौजूद दीगर ट्रैफिक की हरकत का जायजा लेते रहें। दौरान ड्राइविंग मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में खो जाने से परहेज करें। बैक व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल करते रहें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। दिस मैसेज ब्रॉट यू बाय टीवी टुडे। सोना यूरिया जिंक कोटेड, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक की यकसा तकसीम से मिले भरपूर झाड़ और बेहतरीन पैदावार। सोना यूरिया जिंक कोटेड, यकीन से है कामयाबी।
मुहर्रमुल हराम, वक्त का वो लम्हा जब सर झुकने के बजाय नेज़े पर बुलंद हुआ, जब प्यास ने वफा का इम्तिहान लिया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र से तारीख बदल दी। ये महीना हमें नफरत नहीं, मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद का सबक देता है। जहाँ इख्तलाफ हो वहाँ भी दिलों में एहतराम रहे। मुहर्रमुल हराम उम्मते मुस्लिमा के इत्तेहाद का पैगाम। सोना यूरिया जिंक कोटेड, होगा हर काश्तकार का यकीन। सोना यूरिया जिंक कोटेड, यकीन से है कामयाबी। एक सुनहरे कल और रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग, बैनुल अक़वामी मयार के हामिल साइंटिफिक तरीक़ा तदरीस, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस्लामी अक़दार की पासदारी के साथ किरदार साजी की दरख्शां रिवायत लिए। लीड्स स्कूल सिस्टम, एडमिशन ओपन। जी वेलकम बैक। दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे। आज बाजोड़ के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। और ऑफ कोर्स जब भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो उसके जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ जाके मिलते हैं। और इसी हवाले से आज बिलावल ने बयान भी जारी किया कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत मौजूद है वो अपने किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। खालिद मंसूर साहब, पाकिस्तान के साथ तो हम सुन रहे थे कि पिछले 1-2 महीने के दौरान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, चीन के अंदर मुलाकातें यहाँ पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर सिफारती सतह के ऊपर कुछ बातचीत हुई, उसका अमल शुरू हुआ। अब फिर उस तरह की कार्रवाइयाँ हम देखते हैं कि शुरू हो गई हैं और 3-4 दिन पहले 14 जो थे हमारे फ़ौजी वो शहीद किए गए। तो ये वाक़यात तो तसलसल के साथ हो रहे हैं, तो इस वाक़े को हमें किस तरह से देखना है? एक्चुअली एक तो बड़ा अफसोस हुआ आज जो आप कह रहे हैं बाजोड़ में, उसमें एक जवां साल असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो उनका ताल्लुक स्वात ज़िले से था। उनके एक भाई खैर फ़ौज में कर्नल भी थे, वो शहीद हो गए। और बाकी भी जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी बड़ा अफसोस है, ताज़ियत। असल में जो मिलिटेंट्स कार्रवाई करते हैं, अगर आप नोट करें 1 महीने से 2 महीनों से ख़ासकर, तो वो पहले टारगेट करते हैं मिलिट्री को, यानी वो आर्मी पर्सनल को टारगेट करके उनको मारते हैं। उसके बाद वो पुलिस पे आते हैं, उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, और उसके बाद वो जो इलाके के एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, या जिस तरह बड़े सियासतदान होते हैं, उनको जाके टारगेट करते हैं। जब ये चारों लेयर्स को वो सफाया कर देते हैं तो फिर उस इलाके को टेक ओवर करना बहुत आसान हो जाता है। इनका यही वतीरा रहा है। आप देखें स्वात में भी जो इन्होंने इंसर्जेंसी की है या ट्राइबल एरिया में, तो हमारी तो दुआ है कि उस नहज तक बात जाए ही नहीं और इसका किल्ला कम्मा हो जाए। जिस तरह आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, तो अफगानिस्तान बदकिस्मती से हमारे महल वकूफ़ में एक ऐसा मुल्क वाक़या है जिसका हम अभी से नहीं 1970 के दहाई से शिकार हैं। और वो वहाँ पे मेन मसला जो है वो कबायली निज़ाम है, और उस कबायली निज़ाम को एक सेंट्रल हुकूमत के तहत लाना बहुत मुश्किल है। तालिबान जब वहाँ पे आए तो पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी। आपको याद होगा हमारे जो साबिक सरबराह थे ISI के, वो भी वहाँ पे गए थे, तो बड़ी उम्मीद थी कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी फैक्शंस हैं, और उन फैक्शंस को फिर बाहर की एजेंसियाँ हो गई, CIA हो गया, रॉ हो गई, मोसाद, जितने भी बाहर जो एंटी पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ करती हैं वो उनको इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि वहाँ आपको पता है कि गुर्बत है, यहाँ से अफगान मुहाजिरीन भी गए, तो उनको ख़रीदना या उनके रिक्रूट करना वो आसान है, और यहाँ दरअंदाजी होती है। सही। रिजवान साहब, चंद दिन पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का एक बयान सामने आया कि हम फतह के करीब हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से। तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये उनकी तरफ से आखिरी कोशिश हो रही है, आखिरी वार हो रहा है? क्योंकि जब जिस किसी को ये लगता है कि उसका कला कमा होने वाला है तो फिर उस वक्त ज़्यादा फटफड़ाता है।
तो ये बिल्कुल आखिरी किस्म की उनकी जो है दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ हैं इसको, या फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर इसमें हम देखते हैं कि जब भी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसके जो डांडे हैं वो जाके मिलते हैं इंडिया के साथ। तो इंडिया को भी अब जाहिर है पाकिस्तान का पिछले 2-3 महीनों से ग्राफ बुलंद है हर हवाले से, तो जाहिर है उसे वो किस तरह से हज़म होगा। ये असल में पॉइंट है जो आपने अभी बात की है, क्योंकि हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ बात हो रही है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जितनी ये इस हवाले से नेगोशिएट उनके साथ होता है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर होता है। एक तो ये कि आप अफ़गानिस्तान यहाँ से अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने से रोके, और यही जो आप बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने अपनी ये एक स्पीच के दौरान दोहा माहिदे का जिक्र किया। वो जो दोहा एग्रीमेंट है उसके अंदर ये बात शामिल है, पॉइंट शामिल है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है तो फिर जाहिर बात है यहाँ से जो फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खारिज, ये जो 2 एलिमेंट है ये इसमें प्रॉक्सिस के तौर पर काम करते हैं। ये तालिबान और बाकी यहाँ पर जितने ग्रुप्स हैं, जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं, वो असल में प्रॉक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और पीछे से रॉ इंडिया और ये बाकी ताकतें वो इस्तेमाल करती हैं। अफगानिस्तान के अंदर ये सारी प्लानिंग होती है, वहाँ पर सारा ये इनको फंडिंग होती है, सब कुछ होता है, और वहाँ से फिर ये फिर लॉन्च होते हैं और पाकिस्तान के अंदर आके ये दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। और यही पॉइंट उधर भी रेज किया गया था, उधर भी उठाया गया था एसईओ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, और एसईओ के अंदर इस बात को माना गया कि बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जितनी कार्रवाइयाँ होती है वो अफगानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान में उन प्रॉक्सिस के ज़रिए से जिनको इंडिया ख़ास तौर पर इस्तेमाल करता है, वो आके बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये एक सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, ये कोई नई थ्रेट तो है नहीं, ये तो पिछले तकरीबन काफ़ी सालों से, कई दिहाइयों से ये पाकिस्तान को एक थ्रेट का सामना है। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये इस तरह का इशू नहीं है कि 1-2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में ख़त्म हो जाए। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। नो डाउट के जो पाकिस्तान की फोर्सेस है वो मुकाबला करती हैं, काउंटर करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जितनी देर तक इसमें इंडिया को सबक नहीं सिखाया जाता उतनी देर तक ये लोग भी बाज नहीं आएंगे। सही है वही साहब, अगरचे जो सिक्योरिटी और इस तरह की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ये एक फेडरल सब्जेक्ट है, मगर फिर भी जिस सूबे के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं तो रोल बनता है। ज़ाहिर है उसकी वहाँ पे हुकूमत होती है। जब इस तरह की कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वह बहुत मजलूम बनती है कि देखें जी हमारे सूबे के अंदर क्या हो रहा है, हमारे लोग इस दहशतगर्दी का शिकार है। मगर जैसे ही उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई का इरादा रखती है, सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई करते हैं, तो उस वक्त वो उसको रजिस्ट करती है कि इनके ख़िलाफ़ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी आपने आर्मी चीफ के बयान का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि उनके के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना इस वक्त यही है, और ख़ास तौर पे जब तक आपका यहाँ कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो ये आप कहें कि यहाँ अमन आ जाए या वो जो है ना उनकी यहाँ पे जो है ना इंडिया अमन होने दे, ये मुमकिन नहीं है। और ये दुनिया के अंदर आप देखें कि 2 रियासतें जो है ना जब तक इनका फ़ैसला नहीं होता है, कश्मीर का फ़ैसला नहीं होता, दूसरा फ़लस्तीन वाला जब तक मसला हल नहीं होता, आपके पूरे खित्ते के अंदर अरब से लेके यहाँ तक आप कभी भी इसको ये ना समझें कि ये कोई अमन वाली बात होगी, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे, आप देखें कि उनके पीछे पूरा यूरोप, अमेरिका और वो ख़ुद जो है ना वो इस वक्त पूरा उनका एक ही है कि एक तो वो आपके किसी भी इस्लामी मुल्क को या इस पूरी इस्लामी दुनिया को वो ये नहीं चाहते कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं या ये कभी भी हमसे ज़्यादा ताकतवर हों, क्योंकि उनके नज़दीक एक बात ये है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। वो इस्लामी, चूँकि हम एक न्यूक्लियर पावर है, वो हमें बहुत बड़ा जो है ना अपने ऊपर थ्रेट समझते हैं। और उसके पीछे वो उनकी जो प्रॉक्सीज यहाँ पे काम कर रही हैं, ये खाली इंडिया की नहीं है, इसमें इसराइल भी शामिल है, इसमें बाकी भी शामिल हैं। और इस पूरे खित्ते के अंदर आप देखें कि वो एक इस्लाम दुश्मनी वाला जो असल मसला है, अगर आज मौका है जिस तरह से पाकिस्तान पे जब यहाँ पे हमला हुआ तो आप देखें कि यहाँ एक बिखरी कौम इकट्ठी हुई थी, चंद दिन ऐसे लगा कि हम एक हैं। और इसी तरह जब ईरान पे बात हुई है तो आपने देखा कि पूरा आलम इस्लाम जो है ना वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हुई। आज भी
ये बात ख़त्म नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि आज इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे के अगर हमने अपने यहाँ पे अपने पाकिस्तान के अंदर और पूरे आलम इस्लाम के अंदर हम अमन चाहते हैं तो हमें एक आवाज़ बनना होगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। ये खालिद साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने इंडिया को ऑफर की है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ मिल के लड़ते हैं, मिल के इसके खिलाफ काम करते हैं। हमारी तो ये राय नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बाकायदा एज अ नेशन एविडेंस मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है, चाहे वो फितना अल खवारिज को सपोर्ट करना हो या फितना अल हिंदुस्तान को या फिर बाकी जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ लॉन्च करते रहते हैं। तो ये किस तरह से होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत मरतबा इस तरह के ऑफर्स जो हैं फ्लोट किए गए हैं कि जी रॉ और ISI मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे, मगर वो बेल मुंडे चढ़ी नहीं। एक्चुअली जो इनका ये बयान है तो लोगों को तो ज़रा लगता अजीब है कि किस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े। लेकिन अगर आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहलगाम के वाक़े के फ़ौरन कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें कोई जॉइंट वर्किंग ग्रुप या कमेटी बनानी चाहिए दोनों मुल्कों में, और उसमें जो भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है वो उस वर्किंग ग्रुप के जो दोनों मुल्कों के NSA हो गए या फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर, इनकी एक वर्किंग ग्रुप हो, वहाँ पर वो वाक़या रिपोर्ट हो और ये इस्टेब्लिश किया जाए कि ये उसमें कोई रियासत इन्वॉल्व है, क्या ये गैर रियासती या वहाँ की इंडिजिनस मूवमेंट है, ये असर्टन किया जाए, ताकि दोनों जो है न्यूक्लियर ममालिक हैं और दोनों जिस तरह जंग में जा चुके थे। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़ेह पब्लिकली मीडिया पे आके कह दिया कि अगर सीज फायर ना होता तो ये न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ बात जा रही थी। तो अगर 1.5 अरब की आबादी है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियर लड़ाई हो जाए तो ये तो अरबों लोग मर जाएंगे और नुकसान हो जाएगा और तबाही बर्बादी हो जाएगी। तो इसलिए ये बिलावल साहब ने इस कॉन्टेक्स्ट में किया था, लेकिन उनको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहिए था। वो लगा ऐसे ही कि वो कोई दोनों मिलके जो यहाँ पे जो इंडिया के अज़ाम है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, ऐसा तो नहीं होगा। ये कोई वर्किंग ग्रुप हो, ये मेरे ख्याल में। और दूसरा ये कि जो फॉरेन पॉलिसी पे भी हमें काम करना चाहिए। हम तो इसहाक डार साहब बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आज क्वाड की स्टेटमेंट आई है और जिस तरह SCO में हम स्टेटमेंट इशू नहीं करा सके, जॉइंट स्टेटमेंट, ये हमें कराना चाहिए था चाइना को अपने साथ मिला के बलूचिस्तान का इशू वहाँ हाईलाइट कर, वो हम नहीं करा पाए। और जो क्वाड की स्टेटमेंट आई है उसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं आया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें रेफर किया गया है उस स्टेटमेंट में। सही रिजवान साहब, ये जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बड़े बड़े इदारों की, उनके एलामिये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कुछ की तरफ अभी इशारा किया है खालिद मंसूर साहब ने। अभी भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वज़ीर आज़म जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाएंगे, बाकू का वो दौरा करने का इरादा रखते हैं अगले 2-4 रोज़ के अंदर। तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, उसका एलानिया जब सामने आता है तो दुनिया उसके ऊपर फोकस करती है, उसके ऊपर बातचीत होती है, कोई बहस होती है, उसके नतीजे में फिर कुछ अमली इक़दामात की तरफ भी मुतल्लिक़ा लोग जाते हैं, या महज ये फ़ोटो सेशन है। शेख साहब, अभी जिस तरह से आपने पहले बात की इस बारे में कि बिलावल भुट्टो ने ये इंडिया को ऑफ़र की कि हम मिलकर कोई काम करें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो दहशतगर्दी करने वाला, दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाला, दहशतगर्दी को बढ़ाने वाला और उसको प्रमोट करने वाला, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करने वाला, उनकी फंडिंग करने वाला, वो तो बजाते खुद इंडिया। तो इंडिया को ये सारा काम रोकने की ज़रूरत है और इंडिया ये सारे काम करवा रहा है, तो इंडिया को अगर रोका जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये मसला हल हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आलमी सतह के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, सफारती महाज के ऊपर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, उसमें आपको जब क्राइसिस आता है ख़ास तौर पर, तो क्राइसिस में ये फिर पता लगता है कि कौन सा मुल्क आपके साथ है, उस वक्त अंदाज़ा होता है। दूसरा, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है सफारती सतह के ऊपर इन ममालिक की, जब आप इकोनॉमिकली जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, तो उसमें फिर ये पता लगता है कि कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा है। अदरवाइज ये जितने चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, उसका मुकाबला भी पाकिस्तान ने खुद करना है, पाकिस्तानी कौम ने करना है, पाकिस्तान की जी ठीक है। वही साहब, पानी के हवाले से इंडिया के साथ मामलात को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सही तस्लीम किया। मैं समझता हूँ कि आज तक इंडिया ने कोई बात ऐसी किसी कोर्ट की ना मानी है, ना ही उन्होंने इंटरनेशनली किसी भी
बात का उस पर उन्होंने अमल किया है। आपके सामने है कश्मीर का सारा इशू जो है वो, अगर आप उसको देखेंगे इन मुआहदों पे या आप यूएनओ के अंदर जितनी भी बातें हुई हैं वो तो हमारे हक में हैं, पाकिस्तान के हक में रही हैं हमेशा। लेकिन क्या इंडिया ने आज तक किसी पे भी, और मेरा ख्याल है कि इंडिया को इस वक्त जो हजीमत पूरी दुनिया में उठानी पड़ रही है उसकी वजह भी यही है कि उसने हर काम वो किया है, जिस तरह से उसने एक सुपर पावर की तरह अपने आप को बिल्कुल करके वो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहां उसने चाहा दहशतगर्दी और आदमी किसी ना अदालत को माना ना किसी कानून को माना। बिल्कुल सही भाई साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। टीवी टुडे।